हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली मैं लेके आ गया हूँ चैप्टर 1 यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फुल सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, जैसा कि मैंने वादा किया था, और मैं पूरा सोल्यूशन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा हर क्वेश्चन का। अगर आपके पास बुक है तो और अच्छी बात है, और अगर बुक नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप फ़ोन में भी पीडीएफ ओपन कर सकते हो अपनी बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन का। अगर वो भी नहीं हो सकता तो मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे रखूँगा, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और क्वेश्चन के साथ साथ मैं आंसर भी बताऊँगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा आराम से थोड़ा सा सुकून से बैठिएगा, क्योंकि हड़बड़ी में मत देखिए, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो आज लंबा होगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, इसमें मैं साथ में भी बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो कि बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपको सुकून से और अच्छे से बैठना, क्योंकि आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं शहबाज अहमद, आपका ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैनल गो टू साइंस। वेलकम टू गो टू साइंस। स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं हम लोग, जैसा कि आपने देख ही लिया एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। Which of the statement about the reaction below are incorrect। ठीक है, मतलब पहला ही क्वेश्चन है, और ये पहला ही क्वेश्चन बड़ा कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जब कभी भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो गलत होने के चांसेस ना 80% हो जाते हैं, 80 से 90% गलत ही होने के चांसेस हो जाते हैं। सही मुश्किल से हो पाता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को। ध्यान से इसको पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या है, 2PbO + C। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2PbO + C। ठीक है, एरो। उसके बाद क्या है बच्चों, Pb + CO, 2Pb + CO। ठीक है, CO बल्कि CO2 है। ठीक है, ये गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बच्चों इसमें क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट सुनिएगा इसमें। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, इसमें से आपको चूज करना है कि कौन कौन सा करेक्ट है। ठीक है, बिलो आर, अच्छा इनकरेक्ट है, मतलब गलत कौन कौन सा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये देखिए, ये भी थोड़ा ध्यान देने की बात है। हम लोग करेक्ट और इनकरेक्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट नहीं ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, पहले करेक्ट चूज कर लेंगे, जो करेक्ट होगा उसको हटा के जो बचेगा दैट विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए, तो इसमें कह रहा है पहला, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। कह रहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी ऐसे रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज्ड वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसको ये चुटकी में सॉल्व करके करना मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, जब मैंने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ाया था। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो मैंने बोला था, मैंने 4 चीजें आपको समझाई थी। क्या क्या समझाया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या क्या समझाया, मैं दोबारा बता ही देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। एंड फिर मैंने बताया था रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बताया था बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, फिर बताया था ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, और फिर मैंने बताया था रिड्यूस्ड सब्सटेंस। बच्चों देखो ध्यान से प्लीज, एक क्वेश्चन यहाँ से तो आना तय रहता है, तो इसको मैं सिंगल स्टार लगा देता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यही एग्जैक्ट रहेगा, पर इस कॉन्सेप्ट पे रहेगा कि ये बताना रहेगा, इनमें से कोई 2 या इनमें चारों बताना रह सकता है क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन गिवन होगा आपके पास, तो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, तरीका देखो, ट्रिक देखो बताने का। देखो कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो, मतलब फर्स्ट 2 की अगर बात करते हैं हम, अगर मैं फर्स्ट 2 की बात करूं बच्चों, तो फर्स्ट 2 को देखने के लिए ध्यान देना प्लीज सब लोग, फर्स्ट 2 को देखने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ, ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड से उठाएंगे चीजों को, मतलब एरो के लेफ्ट साइड में ध्यान देंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, मैं आपको बता देता हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिसके पास लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में, जिसके पास ऑक्सीजन नजर आया आपको। अब आप बताओ कि लेफ्ट साइड में किसके पास ऑक्सीजन नजर आ रहा है बच्चों, लेड ऑक्साइड के पास, पीबीओ के पास। तो आप बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, पीबीओ हो गया। पीबीओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेरी गुड सर, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट, उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बच्चों, तो जिसके पास लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूं, वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो भाई किसके पास ऑक्सीजन नहीं है, अच्छा कार्बन के पास, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है बच्चों। ठीक है, अच्छा ये तो सर हो गया, लेकिन अब इसको कैसे पहचाना है सर, ये इसको कैसे पहचाना है। देखो बच्चों, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, वही रिड्यूस सब्सटेंस होता है। बिल्कुल ऐसे समझ लो, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वही रिड्यूस सब्सटेंस होता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वही ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होता है बच्चों। यानी फर्स्ट वाला लास्ट और सेकंड वाला थर्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस सब्सटेंस, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। तो आप बताओ बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, पीबीओ, तो रिड्यूस सब्सटेंस कौन होगा बच्चों, पीबीओ। ठीक है, अच्छा उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कार्बन, तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन होगा, कार्बन। वैसे कॉन्सेप्ट क्या ये भी बता देता हूं। देखो बच्चों, ऑक्सीडाइज वो होता है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं हो और बाद में उसके पास ऑक्सीजन आ जाए। तो किसके पास ऑक्सीजन नहीं था, कार्बन के पास, बाद में इसके पास ऑक्सीजन आ गया, मतलब कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन का अटैक हो गया कार्बन पे।
ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं हम लोग पीबीओ की। तो इसमें देखो रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका मतलब है कि बच्चों कि रिड्यूस सब्सटेंस वो होता है, रिड्यूस मतलब होता है कम हो जाना। तो रिड्यूस सब्सटेंस वो होता है जिसके पास ऑक्सीजन पहले हो और बाद में छिन जाए, मतलब उससे ऑक्सीजन निकल जाए। तो आप बताओ किसके पास ऑक्सीजन था? पीबीओ के पास ऑक्सीजन था, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, यस सर निकल गया, पीबी अकेला पड़ गया, मतलब पीबीओ जो है बच्चों वो रिड्यूस हो गया है। इस तरह से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूस सब्सटेंस बता सकते हैं बच्चों। क्या आपको ये चीज समझ में आया? अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें सिर्फ दो या ये दोनों पूछा जाए, तो आप क्या करो, पहले चारों लिख लो, चारों लिखें रफ में जाकर के ना, पहले चारों लिख लो और जो जो पूछा जाए इसमें से उठा के लिख दो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन, जैसा कि मैंने एग्जांपल के तौर पे इस क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन में पूछा गया इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। आप ही बताओ इसमें देख के कि क्या ये सही है? लेड इज गेटिंग, भाई रिड्यूस कौन हो रहा है? रिड्यूस सब्सटेंस कौन है? रिड्यूस सब्सटेंस लेड ऑक्साइड है। इसमें तो कह रहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस, मतलब ए तो इनकरेक्ट है सर, ए वाला गलत हो गया सर, ओके। एक तो सर ए गलत है, इनकरेक्ट ही चूज करना है आप लोगों को। अच्छा, बी स्टेटमेंट कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, मतलब ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या कार्बन डाइऑक्साइड है? चेक करते हैं, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कार्बन, अच्छा नहीं कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है सर, कार्बन है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। देखा आपने, अगर आप ये लिख लोगे ना फिर कैसा भी स्टेटमेंट है आप इजीली चूज कर सकते हो, सही है गलत है, ठीक है। अच्छा, सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सी वाला क्या पता सी भी गलत हो, ए भी तो गलत हो गया। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, मतलब ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कार्बन है, ऐसा कह रहा है ये थर्ड में, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कार्बन, बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है? लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड मतलब रिड्यूस सब्सटेंस कौन है? रिड्यूस सब्सटेंस लेड ऑक्साइड है, बिल्कुल सही है। मतलब पहला दो स्टेटमेंट गलत था, बाद का दो स्टेटमेंट सही है बच्चों। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन हो गया बच्चों? इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें हो गया ए एंड बी, कौन कौन हो गया? ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए और बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी नीचे के दोनों करेक्ट है बच्चों। क्या आपको ये चीज समझ में आया? कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, नहीं आया है, ये दोनों अच्छे से आ गया तब भी लिखिए, नहीं आया है तब भी लिखिए कि सर समझ में नहीं आया, मैं दोबारा कोशिश करूंगा समझाने की। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है Fe2O3 प्लस में 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe, मतलब एक इक्वेशन दे रखा है उसके बारे में पूछा गया। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल, अब जो रिएक्शन दे रखा है उसका एग्जांपल पूछ रहा है, किस एग्जांपल से, मतलब किस टाइप ऑफ रिएक्शन से बिलोंग करता है। इसको हटा दूं मैं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, राइट। चलिए इसको इरेज कर देता हूं मैं इसको भी इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलिए ऊपर से लेंगे आज, ओके। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, Fe2O3 2Al, क्वेश्चन नंबर 2 Fe2O3 प्लस 2Al एरो क्या क्या है? Al2O3 प्लस Fe, ठीक है, प्लस Fe, यही क्वेश्चन है बिल्कुल, हाँ 2Fe लगा हुआ इसके पहले, ठीक है बच्चों, क्योंकि Fe इधर 2 है इधर भी 2 रहेगा। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, किस टाइप का इक्वेशन है? आप बताओ, आपने तो काफी सारे टाइप पढ़े हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें से कौन सा है ये बताओ। तो इसमें ऑप्शन भी दे दिया इन्होंने। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान क्या है भाई? कि प्रोडक्ट में एक ही सब्सटेंस होना चाहिए। आप देखो क्या प्रोडक्ट में एक ही सब्सटेंस है? क्या प्रोडक्ट में एक ही सब्सटेंस है? नहीं सर, दो सब्सटेंस है, मतलब कॉम्बिनेशन तो है ही नहीं सर। दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको इस प्रोडक्ट साइड में दो कंपाउंड्स दिखने चाहिए, एलिमेंट नहीं, कंपाउंड्स दिखने चाहिए। तो सर एक तो कंपाउंड ये दिख रहा है, लेकिन ये दूसरा कंपाउंड नहीं है, तो एलिमेंट है सर, Fe एलिमेंट है सर, एक एटम है, मतलब कंपाउंड नहीं दिखने चाहिए, मतलब दोनों कंपाउंड दिखने चाहिए, सॉरी एलिमेंट नहीं दिखने चाहिए, राइट। तो क्या दोनों तरफ कंपाउंड दिख रहा? नहीं सर, नहीं दिख रहा, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट की पहचान है बच्चों। थर्ड वन कह रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अरे भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे हो जाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन की पहचान क्या बताई थी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन की पहचान है कि रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एक ही सब्सटेंस हो। क्या एक ही सब्सटेंस है डिकम्पोजिशन में? नहीं, तो इसका मतलब डिकम्पोजिशन भी नहीं है, तो बचा एक, क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस बिल्कुल, क्यों? क्योंकि जो Al है वो Fe से ज्यादा रिएक्टिव है, Al ने Fe को डिस्प्लेस कर दिया, खुद यहाँ बैठ गया, देखो Al2O3 और Fe को साइड कर दिया, मतलब इस तरह से जनरली हमारा जो है Fe डिस्प्लेस हो गया, और इस तरह से इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी आंसर जो हो जाएगा बच्चों, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द आयरन फिलिंग्स। अच्छा जी, क्या होता है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट छोड़ो अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की बात कर रहे हैं, इज एडेड टू द आयरन फिलिंग्स। इसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, और इसमें आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन डाला जा रहा है, फिलिंग्स को छोड़ो, है ना, एलिमेंट कौन सा डाला जा रहा है, आयरन की बात करते हैं, आयरन डाला जा रहा है, ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा चलिए, अब क्या कह रहा है, क्या होता है जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयरन फिलिंग्स को ऐड करते हैं, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। पहले देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद स्टेटमेंट तो देख ही लेंगे। देखो इसको कंप्लीट करो, FeH को डिस्प्लेस कर देगा, FeCl के साथ आ जाएगा, तो बना लेगा FeCl3 बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि FeCl के साथ हमेशा 3 लगाता है, ओके, और H जो है वो साइड आ जाएगा सर, यहाँ H2 बना लेगा, इसको बैलेंस कर लीजिएगा आप, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कह रहा है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। अच्छा ये तो पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है, इसमें तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है, यस, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, सब पढ़ेंगे, ऐसा एग्जाम में मत करना, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है छोड़ दो, ऐसा नहीं, सबको पढ़ो। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रिपेयर्ड, क्लोरीन गैस तो कहीं दूर दूर तक नहीं बन रहा, तो पहले इसको साइड कर दो, ये भी गलत हो गया, ये गलत है, ठीक है। थर्ड, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, Fe हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो Fe तो आराम से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। आपने पढ़ा है ना रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, कि मैंने रिएक्टिविटी सीरीज को एक अच्छे से ट्रिकली समझाया हुआ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके चेक करना, ट्रिकली याद करवा, काना का मगल जिंदगी, फिर से थोड़ा शेर व शायरी बना करके, तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद लास्ट पढ़ते हैं डी, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। क्या बात कर रहा है, वाटर वाटर तो कुछ बन ही नहीं रहा, हाइड्रोजन बन रहा है, मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा इसके अंदर, ठीक है। इसका जो आंसर होगा बच्चों, आंसर विल बी ए, ठीक है। चलो इसके लिए आपको रिएक्शन थोड़ा सा आना चाहिए कि कैसे कौन किसको डिस्प्लेस करता है, रिएक्टिविटी सीरीज याद रखो आप, है ना, ताकि आपको आसानी हो जाए। आपको इस क्वेश्चन में यही चेक कर रहा था कि रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद है कि नहीं, ठीक है, कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। मैं आपको इसको लिखना सिखा देता हूं, कैसे लिखना है बच्चों। देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है बच्चों, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। भाई सिंपल सा आंसर है कि जब किसी भी इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सेम हो, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स आर सेम इन बोथ द साइड, दैट इज इन द साइड ऑफ इन द प्रोडक्ट साइड एंड द रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में अगर नंबर ऑफ एटम सेम है, देन दिस इज कॉल्ड द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है पता चल गया आपको। अच्छा कह रहा है व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते क्यों हैं, क्योंकि हमें एक लॉ को सेटिस्फाई करना होता है, उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका आंसर कैसे लिखना है, इसका आंसर लिखना है वी शुड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, या केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको ये आंसर में लिखना है, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद हो तो लिख दो, नहीं याद हो तो मत लिखना, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्चुअली 9th में पढ़ा जाता है, वो ये है कि इट स्टेट्स दैट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो खत्म होता है, ना तो डिस्ट्रॉय होता है, ना ही क्रिएट होता है, ठीक बच्चों। ये इसका आंसर है, आप चाहो तो इसको अच्छे से सजा के लिख सकते हो। ये इसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं समझ आया तो थोड़ा एक एग्जांपल ले ही लेते हैं यार। आप भी सोचो कि क्या सर आपको पता है, क्या समझते हो, सबको पता होगा, ठीक है, H2O, ठीक है। तो देखो क्या है, एक रिएक्शन में लिख दिया रैंडमली, आप बताओ क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, नहीं है भाई, क्यों नहीं है। तो देखो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, कितने आइटम हो गए टोटल, रिएक्टेंट में कितने आइटम हो गए 4, मतलब टोटल आइटम है इधर 4, ठीक है। अच्छा इधर देखो कितने आइटम है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, टोटल कितने 3, इधर 4 इधर 3। क्या नंबर ऑफ एटम सेम है दोनों तरफ, क्या इंसाफ हो रहा है यहाँ पर, नहीं हो रहा, मतलब नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट है सर। तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, क्या इसको हम बैलेंस कर सकते हैं सर, यस बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। क्यों बैलेंस करते हैं, ताकि दोनों तरफ मास भी इक्वल हो जाए। जब नंबर ऑफ, आप खुद सोचो, जब नंबर ऑफ एटम ही इक्वल नहीं होंगे तो मास कहां से इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको बच्चों बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बैलेंस करने के लिए हमें वही तरीका अपनाना है जो मैंने आपको पहले से बता रखा है, ठीक है। क्या बता रखा है बच्चों कि हम क्या करेंगे, पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल सही है, प्रॉपर बन रहा है सब कुछ, बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। हाँ तो बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया था
कि इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन, बिल्कुल करेक्ट है सर। ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, मतलब इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब देखो जैसे ही 2 से इसका मल्टीप्लाई किया, 2 ऑक्सीजन तो हो गए, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया, 2 टू द 4 हाइड्रोजन, इधर 2 ही हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है इक्वेशन बैलेंस हो। आप चेक करो, आप 2 टू द 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, कितने हो गए टोटल, 6 एटम इधर हो गए। इधर देखो 2 टू द 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, मतलब इधर भी 6 एटम हो गए। ये 2 इसका भी होता है और ये 2 इसका भी होता है, तो इसका मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना बच्चों, 2 टू द 4, इधर भी 6 एटम, इधर भी 6 एटम। इस तरह से हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुका है। तो हम इस तरह से बैलेंस करते हैं और इसकी को बैलेंस्ड इक्वेशन कहा जाता है। कब, जब नंबर ऑफ एटम्स आर सेम इन बोथ साइड ऑफ एरो, दैट इज इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। ओके बच्चों, ठीक है। चलिए आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम, मतलब इस केमिकल इक्वेशंस को ट्रांसलेट करना है पहले तो भाई, और ट्रांसलेट करके पहले इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और फिर उसको बैलेंस करना है। क्या बात है, 2 काम दे दिया इन्होंने। ठीक है बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो 5 में फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, देखो ध्यान से प्लीज। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस को हम लोग बच्चों लिखते हैं H2, ध्यान रखना। इसको कंबाइन किया गया है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, N2 के साथ। कह रहा है अमोनिया बन रहा है। अमोनिया होता है बच्चों NH3। क्या होता है बच्चों, NH3। लो मैंने ट्रांसलेट कर दिया। कह रहा है इसको बैलेंस भी कीजिए, कर देते हैं। इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर 1 नाइट्रोजन है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, पर इधर 2 ही है, तो क्या करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया बैलेंस। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, पहले वाला बैलेंस कर दिया। दूसरा इक्वेशन कह रहा है हाइड्रोजन सल्फेट गैस बर्न्स इन एयर। एयर मतलब वही ऑक्सीजन की बात हो रही है। हाइड्रोजन सल्फेट होता है H2S और बर्न्स करते हैं ऑक्सीजन मतलब O2 में। गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, मतलब इसका सेकंड पार्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S प्लस इसको ऑक्सीजन। एयर मतलब होता है बच्चों, ध्यान रखना, ऑक्सीजन। एयर में बंद करने का मतलब ऑक्सीजन में बंद कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, एरो देने के बाद क्या होगा बच्चों बताओ। कह रहा है कि बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और वाटर बन रहा है साथ में। आई थिंक वाटर ही कह रहा था, वाटर, हाँ वाटर बन रहा है, मतलब H2O बन रहा है बच्चों। तो क्या ही बैलेंस है, पहले चेक करते हैं बैलेंस है कि नहीं है। H2 2 हाइड्रोजन बिल्कुल सही है, 2 ऑक्सीजन 2 और 1 3 ऑक्सीजन है। नहीं सर बिल्कुल गड़बड़ है, सल्फर 1 है, लेकिन ऑक्सीजन गड़बड़ कर रहा है मामला। चलो कर देते हैं बैलेंस। इसके साथ अगर ऑक्सीजन है यहाँ पे सिंगल, जहाँ 1 ऑक्सीजन हो ना वहाँ 2 लगा दिया करो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन ये 2 ऑक्सीजन ये 4 ऑक्सीजन। इधर कितने हैं अभी 2, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए 4 ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन का खेल खत्म हो गया। 2 ऑक्सीजन सॉरी 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 2 टू 4 ऑक्सीजन खत्म। हाइड्रोजन कितने हैं 2 टू 4। एक बात, क्योंकि जब भी बैलेंस करते हो ना आप तो सारे एटम्स को ना वापस से चेक कर लिया करो, एक दोबारा रीचेक कर लिया करो। हाइड्रोजन कितने हैं इधर 2 टू 4 हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, ओ माय गॉड, इधर तो कितने हाइड्रोजन है, इधर तो 2 ही हाइड्रोजन है भाई, इधर 4 हाइड्रोजन है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या करें सर, अब क्या करें। अच्छा सर फिर से सल्फर बढ़ गया सर, इधर तो सल्फर 2 हो गए, इधर सल्फर 1 ही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन फिर से ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। देखो कैसे, कितना हो गया 2 टू 4 ऑक्सीजन, 2 और 4 और 2 कितने हो गए बच्चों, 2 टू 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन कितने हो गए 6। इधर कितना था 2, मैं क्या करता हूँ इस 2 को क्या बना देता हूँ 3 बना देता हूँ। 3 2 या कितना हो गया 6 हो गया। अब आप चेक कर लो सबको, एक एक करके चेक करो, आराम से सुकून से चेक करो आप। बिल्कुल सही है, करेक्ट है। देखो क्या है 2 टू 4 हाइड्रोजन, 2 टू 4 हाइड्रोजन। इधर चेक करो 2 टू 4 हाइड्रोजन, बिल्कुल क्लियर है सर। ओके अच्छा, ऑक्सीजन चेक करो 3 टू 6 ऑक्सीजन, 2 टू 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चों 6 ऑक्सीजन हो गए। बिल्कुल करेक्ट है सर। अच्छा सल्फर कितने हैं, 2 सल्फर है यहाँ पर और 2 सल्फर है यहाँ पर। मतलब हमारा जो इक्वेशन है बच्चों क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। इसी तरह से हम गेमिंग की तरह बच्चों बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। कोई ऐसा हार्ड एंड टफ रूल नहीं है इसका, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जिसको हम लगा के सॉल्व कर सकते हैं। समझ आए बात के लिए। इसके और भी मेथड्स हैं, मैं एक दिन आपको एक ट्रिकली मेथड सिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी सिंपल ऐसे ही सॉल्व करना आप सीखो, ऐसे सॉल्व करना सीखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका हो गया आई थिंक, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड वाला क्या है, थर्ड बच्चों कह रहा है सी पार्ट। एक्चुअली ये 1 2 3 में लिख रहा हूँ पर ये ABCD है। सी पार्ट है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। अच्छा जी, ये थोड़ा सा लंबा इक्वेशन होने वाला है, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग थर्ड है बेरियम क्लोराइड होता है बच्चों BaCl2। आप लोगों को दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है, मैं एक बार चेक कर लूँ, दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा है, हाँ दिख रहा है। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट आई थिंक कितना है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, एल्यूमिनियम Al2SO4 का होल थ्राइस बच्चों, ये होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। अच्छा नीचे एरो देंगे, देखो डबल सिंपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर नहीं भी देखोगे तो ये आराम से लिख दोगे आप। AlCl के साथ जाएगा तो बना लेगा AlCl3, सिंपल है।
ठीक है बच्चों, और क्या जाएगा AlCl के साथ, तो BaSO4 के साथ, तो प्लस में क्या बना लेगा Ba। देखो सिंपल है, Al 1 है Al 2 है, तो एक बार आप फटाक से यहाँ 2 लगा दो, क्योंकि सर Al इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल सही सर। अच्छा सल्फर इधर कितने 3 है, सल्फर 3 है, लेकिन यहाँ पे सल्फर कितना है 1 है, मतलब 3 यहाँ लगाना पड़ेगा सर। देखो मतलब ब्रैकेट के अंदर जो होता है ना उसका यहाँ नंबर दिखा देता है, ठीक है। सल्फर 3 है और ऑक्सीजन कितने पता है, 4 3 12 ऑक्सीजन है। ओके बच्चों ठीक है सर, तो यहाँ सल्फर मैंने लगा दिया, सल्फर के लिए 3 लगा दिया। अच्छा बेरियम भी यहाँ पर 3 हो गया भाई। अच्छा जी, यहाँ तो बेरियम एक ही है सर, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे बच्चों, 3 लगा देंगे। 3 बेरियम हो गया, और कुछ करना पड़ेगा, चेक कर लो एक बार। 3 बेरियम, 3 बेरियम, एक एक करके चेक करो, आराम से चेक करो। 3 बेरियम, 3 बेरियम, 3 2 6 क्लोरीन, 3 2 6 क्लोरीन, 3 2 6 क्लोरीन, ठीक है सर ओके। अच्छा जी उसके बाद और क्या, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक लाइन से चेक करते हैं ना, बेरियम चेक कर लिया, क्लोरीन चेक कर लिया, और क्या करते हैं, एल्यूमिनियम चेक करते हैं। एल्यूमिनियम 2 है यहाँ पर, एल्यूमिनियम 2 है यहाँ पर, ठीक है। सल्फर 3 है यहाँ पर, सल्फर 3 है यहाँ पर, ठीक है बिल्कुल। ऑक्सीजन 4 3 12 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन चेक करो, 3 4 12 ऑक्सीजन। अरे सर क्या बात है, बैलेंस हो गया ये तो बिल्कुल बातों बातों में ही। हाँ देखते गए कौन ज्यादा है उसको लगा दो, है ना, नंबर लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो जो ज्यादा है उसको। हाँ ध्यान रखना बीच में कोई नंबर मत लगाया करो आप, जैसे मान लो Ba2, यहाँ 2 मत लगाना अपनी मर्जी से, तो कोई भी नंबर बीच में ही लगता बच्चों, साइड में ही लगता कोई नंबर, मतलब कंपाउंड है उसके साइड में लगाओ और वो सबका हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, मतलब सी पार्ट यानी जो थर्ड पार्ट है, सी पार्ट है, वो हमारा हो चुका है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। अब मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ठीक है ओके, ठीक है। चलिए तो मैं आप क्वेश्चन नंबर ले लेता हूँ 5, क्वेश्चन नंबर ले लेता हूँ 5 का 4th पार्ट यानी डी पार्ट एंड लास्ट पार्ट है, ठीक है, इसका ये लास्ट पार्ट है। ओके बच्चों 5 का ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। क्या है भाई लास्ट पार्ट में, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। पोटेशियम मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है भाई, देखो जो डी पार्ट है इसका, पोटेशियम मेटल है तो K लिख दो, प्लस वाटर के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है H2O। तो ध्यान रखना बेटा, कभी भी हाई रिएक्टिव मेटल जो होते हैं अगर वो वाटर के साथ रिएक्शन करें, चैप्टर 3 में मैंने पढ़ा रखा है, चैप्टर 3 अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखा है, चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल का, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ा रखा है उसके अंदर, ठीक है। तो देखिएगा मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि आप उसको अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है, आई थिंक राइट। अब देखना अगर पसंद आए तो देख लेना, कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला K + H2O, तो जब कभी भी हाई, मैं ये बता रहा था कि जब कभी भी हाई रिएक्टिव मेटल जैसे पोटेशियम सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, तो बच्चों वो हाइड्रोक्साइड बनाता है, ऑक्साइड नहीं बनाता। और ऑक्सीजन तो सॉरी हाइड्रोजन गैस तो देगा ही देगा। कभी भी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो एक गैस देता है, वो है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस तो पहले ही लिख देता हूँ मैं, देखो मैं अक्सर करता हूँ, अक्सर मैं कभी भी मेटल प्लस वाटर हाइड्रोजन गैस पहले लिख देता हूँ। अब ये डिसाइड करो कि हाइड्रोक्साइड बनाएगा या ऑक्साइड, तो मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया, हाई रिएक्टिव मेटल हमेशा हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने ले लिया K और ले लिया OH। ओके बच्चों ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरह से जनरली हमने देख लिया कि कैसे, देखो मैग्नीशियम तक ना ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम तक, जैसे Mg है तो Mg + H2O, MgOH का होल ट्वाइस, Ca + H2O, CaOH का होल ट्वाइस, और हाइड्रोक्साइड बनाएगा OH वाला। लेकिन जैसे एल्यूमिनियम पे आओगे, एल्यूमिनियम बना लेता है ऑक्साइड, Al2O3 बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस देना नहीं भूलेगा, ध्यान रखना हाइड्रोजन गैस देगा ही देगा। बच्चों ये चीज़ समझ में आया, लेकिन इसको सर बैलेंस करना था, कहाँ ले गया बात को, ठीक है। चलो कोई नहीं, एग्जाम मैं आपको नॉलेज देता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है, मुझसे रहा नहीं जाता, मैं दे ही देता हूँ नॉलेज, मतलब अगर ये चीज़ है आ गया है तो देना ही देना है, ठीक है बच्चों। तो जनरली इसमें जो है डी पार्ट में कह रहा है, हाँ अच्छा इसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। चलिए सर बैलेंस करते हैं। K इधर 1 है, K इधर 1 है, चलो कोई टेंशन नहीं है। हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 और 1 3 है बच्चों। तो मैंने बोला था जहाँ सिंगल हाइड्रोजन है या सिंगल ऑक्सीजन उसके पीछे 2 लगा दो अपनी मर्जी से, और सब काउंट करो, 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 ही है तो यहाँ लगा दो 2, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन चेक करो, 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। अच्छा और फिर से चेक कर लो, K 1 है, K 2, अच्छा 2 K हो गए तो यहाँ भी 2 लगा दो, तो 2K 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, मतलब ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। अब 6 में क्या है, 6 में आसान है, मतलब 6 में आपको ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है, बस खाली बैलेंस करना है इसको, ठीक है। चलते हैं भाई, पहला HNO3 + CaOH का होल ट्वाइस, HNO3 + CaOH का होल ट्वाइस लिखते हैं। HNO3 मतलब क्वेश्चन नंबर 6 पहला यानी ए पार्ट, HNO3 प्लस HNO3 के पास क्या है, उसके बाद है Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है बच्चों। चलो सिंपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई भी लिख लेगा इसको। देखो क्या, CaNO3 का होल ट्वाइस भाई, सिंपल CaNO3 का होल ट्वाइस, और सिंपल है क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, वाटर बनेगा। आप चेक कर रहे हैं, चेक कर भी सकते हो आप, चेक वाटर बनेगा, सिंपल। H देखो ना आप, CaNO3 के साथ आ गया,
होल ट्वाइस में। अच्छा ये जो H है H2 और ये जनरली इसमें से जो ऑक्सीजन है वाटर है ये किसके जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, वाटर के साथ H2NO। आप ऐसे नहीं भी समझोगे प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना याद रखना कि वाटर बनाएगा, ठीक है। अब सिंपल पता है क्या, सिंपल है, आप चाहो तो क्लियर कर लो इस चीज़ को। आपने चैप्टर 2 पढ़ा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब आप सोचो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पता होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद करो, एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर, है कि नहीं, बताओ। अब बताओ मुझे HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड है। अच्छा COH का होल ट्वाइस क्या है सर, बेस है, OH लगा हुआ है मेटल के बाद, मेटल के बाद OH लगा होता है तो बेस होता है, तो एसिड बेस का रिएक्शन है। तो आंख बंद करके बोलोगे तो आप लोग, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आंख बंद करके इसका आंसर बता सकते हो सर, सॉल्ट प्लस में वाटर। सॉल्ट सर बन गया, और क्या बनेगा नहीं पता है तो सर लिख दो वाटर, आंख बंद करके वाटर लिखो, क्योंकि हमें पता है एसिड प्लस बेस क्या होता है बच्चों, सॉल्ट प्लस वाटर होता है। लेकिन सर मुद्दे की बात पे आओ ना, बैलेंस करना है ना इसको, चलिए बैलेंस करते हैं। एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, तो मतलब 3 हाइड्रोजन है बच्चों यहाँ पे। तो मैंने कहा था कि जब 3 हाइड्रोजन, इधर कितने हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, 2 ही है। तो जहाँ सिंगल हाइड्रोजन दिखे, यहाँ सिंगल हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे 2 लगा दो, 2 लगा दिया। अब चेक फिर से काउंट करो, 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, यहाँ कितने बच्चे 2, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा बच्चों, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। तो इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गए। अब चेक करो नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, बिल्कुल नाइट्रोजन सही है। ऑक्सीजन 2 3 6 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, ये देखो भाई 2 ऑक्सीजन, ये और 2 इसका भी है और ये इसका भी है, तो 2 ऑक्सीजन ये, मतलब 2 3 6 और 2 कितने हो गए 8 ऑक्सीजन। इधर देखो कितने ऑक्सीजन है बताना आप लोग, 8 ऑक्सीजन इधर है, 3 2 6 और प्लस में 2, देखो ये 2, ये ऑक्सीजन का ये भी 2 है, मतलब 8 ऑक्सीजन इधर हो गया, मतलब ऑक्सीजन दोनों तरफ क्लियर है भाई। और कुछ है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, नाइट्रोजन पता ही हो गया 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन, मतलब सर क्लियर है सब कुछ चंगा, मतलब ये भी बैलेंस हो गया सर, मतलब सिर्फ यहाँ 2 लगाना था, यहाँ 2 लगाना था, ठीक है बच्चों। अच्छा अब आते हैं बी पर, बी पार्ट पे। बी पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों, बी पार्ट में कह रहा है NaOH प्लस H2SO4, फिर से मजाक कर रहा है, NaOH प्लस H2SO4, फिर से आप बोलोगे सर ये तो वही है, कौन सा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। भाई देखो ना ये H2 सल्फ्यूरिक एसिड और अपना दोनों ये एसिड का बाप है और ये बेस का बाप है, मजाक कर रहा हूँ। एसिड का बाप मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब यहाँ पर जो सॉल्ट बनने वाला है वो एसिडिक सॉल्ट बनने वाला है, सॉरी न्यूट्रल सॉल्ट बनने वाला, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होता है तो एसिडिक सॉल्ट बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड होता है तो बेसिक सॉल्ट बनता है, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है बच्चों। चलिए तो करते हैं, Na किसके साथ जाएगा, SO4 के साथ, तो Na2SO4, और आंख बंद करके क्या लिखने वाला हूँ मैं पता है आप लोगों को, पता हो गया होगा, H2O, यस H2 आंख बंद करके, सर एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब ये सर मुद्दे की बात पे आते हैं, बैलेंस कैसे करना है। Na2 है यहाँ पर, आंख बंद करके यहाँ पे 2 लगाओ। चलो देखो ना, मैंने सिंपल रैंडमली उठाता हूँ, इधर कितना है Na, स्टार्टिंग से चेक करता हूँ, Na शुरू में तो Na से चेक करो, Na कितने हैं, 1 है, इधर कितना है 2, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया। और क्या भाई ऑक्सीजन चेक करो, 2 ऑक्सीजन है इधर, इधर कितने ऑक्सीजन है 4, 4 और 2 कितने हो गए बच्चों 6 ऑक्सीजन हो गए, इधर कितने हैं 4, और यहाँ तो एक ही है सर, यहाँ सिंगल ऑक्सीजन, तो यहाँ भी 2 लगा दो, कितने हो गए 4, ये 4 और ये 2, कितने हो गए 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्लियर है सर। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन, 4 और हाइड्रोजन, इधर भी 2 2 से 4 हाइड्रोजन हो गए, बिल्कुल क्लियर है सर। सल्फर कितने हैं, 1 सल्फर है और 1 सल्फर है, बिल्कुल सही है, तो बाकी सब तो क्लियर ही है, हो गया बैलेंस, ठीक है। बातों बातों में बैलेंस भी हो जाता है सर, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं हम लोग, NaCl प्लस AgNO3। NaCl बच्चों टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट है ना, कॉमन सॉल्ट, जो नाम देना है इसको दे दो, NaCl सॉल्ट होता है, और क्या है बच्चों AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, ठीक है। इसकी वैलेंसी 1, इसकी दोनों की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है AgNO3। अच्छा अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट कब होता है पता है, जब 2 मेटल एक साथ, 2 कंपाउंड है ना, 2 मेटल वाले कंपाउंड एक साथ हो, अक्सर जनरली तो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। Ag किसके साथ आएगा, Cl और NaNO3 के साथ, तो AgCl प्लस NaNO3। बताओ ये इक्वेशन बैलेंस है कि अनबैलेंस है, आप लोग कमेंट में बताओ, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बताइए कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड। बताइए बताइए आप लोग भाई, सिंपल एक Na है, एक Na है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, एक सिल्वर है, एक सिल्वर है, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, बैलेंस है सर, बैलेंस ऑलरेडी, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है भाई, मजाक कर रहे हैं क्वेश्चन, एक्चुअली हमसे मजाक किया है ये क्वेश्चन, सिर्फ ऐसे ही दे करके। अब है BaCl2 प्लस H2SO4, BaCl2 देखो नेक्स्ट, BaCl2 प्लस H2SO4 एरो, BA के, अब सिंपल सिर्फ फिर से डबल डिस्प्लेसमेंट, सब है डबल डिस्प्लेसमेंट, सब के सब इन्होंने डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दिया। BaSO4 H2 और Cl के साथ में जाए Cl बनाएगा, तो BaSO4 और प्लस में HCl, बताओ
बैलेंस है अनबैलेंस है? अरे सर क्या बात कर रहे हो, इस बार तो अनबैलेंस्ड है। H2 यहाँ पर है, एक स्टार्टिंग से करते हैं सर, क्या आप भी बीच में से स्टार्ट कर रहे हो। Ba एक है, Ba एक है सर, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 1 है, तो यहाँ लगाना पड़ेगा 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 हो गया सर, चलो बढ़िया है, एक तीर से 2 निशान है, क्लोरीन को 2 करना था, हाइड्रोजन भी 2 हो गया तो 2 हाइड्रोजन, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, बिल्कुल करेक्ट है सर, हमारा ये क्वेश्चन बैलेंस हो चुका है। क्लियर है बच्चों, समझ आई बात? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, टेंशन मत लो, बहुत जल्दी फटाफट खत्म हो रहा है, समझ में भी आ रहा है आपको, ठीक है। अगर आ रहा है समझ में तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, लिख दीजिए यस सर समझ में आ रहा है ठीक है। नेक्स्ट बैलेंसिंग का ये लास्ट क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 7 बैलेंसिंग का लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, नहीं ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूँ, मैं इसको रेस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या है देखते हैं, आप लोग जब तक देखो, आप लोग ट्राई करो क्वेश्चन, अब आपको समझ में आने लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो खुद से, फर्स्ट पार्ट ट्राई करो, खुद से ट्राई करो फर्स्ट पार्ट, खुद से ट्राई करो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7, पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो ए पार्ट, मैं तो कर ही रहा हूँ, आप पॉज करके ट्राई करो। इसमें वर्ड दे रखा है, इसमें बच्चों आपको ना आधा काम इसमें कर दिया इन्होंने, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूरा काम कर दिया था, इस बार आधा क्वेश्चन काम कर रहे हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा, सब कुछ ढंग से ठीक ठाक चल रहा है, ऑल स्मूथ क्लियर है, बहुत बढ़िया चल रहा है, वीडियो भी हमारा साथ दे रहा है, ठीक है भाई। चलो तो पढ़ते हैं इसको। फर्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, भाई सिंपल है, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों CaOH का होल ट्वाइस होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं इसको सर, पहले कंप्लीट करते हैं, आप अगर नहीं भी देख रहे हो तो कंप्लीट हो जाएगा। ये बनाता है CaCO3 कैल्शियम CaCO3, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में बना रहा है वाटर, प्लस में क्या बना रहा है बच्चों, वाटर बना रहा है H2O। चलिए बैलेंस करते हैं इसको सर, फर्स्ट पार्ट है इसमें, देखिएगा कैसे बैलेंस करेंगे इसको हम लोग। इसमें बैलेंस्ड है या नहीं है पहले चेक कर लेते हैं। कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और 2, यानी 4 ऑक्सीजन हो गए हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और 4 ऑक्सीजन हो गए, मतलब ऑक्सीजन दोनों तरफ सेम है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2, मतलब हाइड्रोजन भी सेम है। कार्बन कितने हैं 1, सॉरी कार्बन कितने हैं 1 इधर कार्बन, ठीक है, कार्बन भी सेम, मतलब सारे एलिमेंट्स ठीक है, मतलब ये जो इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस्ड है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी बी पार्ट का। बी पार्ट में क्या है लिखा हुआ, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग, जिंक Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, सिंपल है, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि Ag जो है हमारा वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है। अब जरा यहाँ पर चेक करते हैं क्या बैलेंस है कि नहीं बैलेंस्ड है। एक Zn है, ठीक है, एक Ag है, बिल्कुल सही है, एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं हमें 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा उसके बाद यहाँ पर 2 Ag हो गया, तो यहाँ पर Ag, यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन 3 2 6 है और 2 3 6 है, मतलब ऑक्सीजन भी करेक्ट है। इस तरह से अब आप चेक कर सकते हो कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो क्या हो गए हैं, बिल्कुल बैलेंस्ड हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट में क्या कह रहा है, देखो सी पार्ट में कह रहा है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, और उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, ये क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, AlCl3 आ जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक है। इसको बैलेंस करते हैं। चलिए इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे भाई, एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 3 है, इक्वल कैसे करेंगे, देखो अगर मैं इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने हो गए 6, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इस नंबर से इसका मल्टीप्लाई और इस नंबर से इसका मल्टीप्लाई कर दूं देखो दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, 3 2 6 क्लोरीन, 2 3 6 क्लोरीन। अच्छा लेकिन कॉपर बढ़ गया, यहाँ पे कॉपर 3 हो गया, यहाँ पर भी कॉपर आपको यहाँ पर 3 कर दो, ठीक है। एल्यूमिनियम भी बढ़ गया, यहाँ पर देखो 2 एल्यूमिनियम हो गया, तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 2 कर दो, हो गया बैलेंस हमारा इक्वेशन। देखो 2 एल्यूमिनियम 3 कॉपर 3 2 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं डी ऑप्शन पे, है ना। अच्छा डी क्या है हमारा, डी में कह रहा है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, यानी कि बेरियम क्लोराइड होता है बच्चों BaCl2 और पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4। अच्छा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, साफ साफ दिख रहा है, Ba जाएगा SO4 के साथ, BaSO4, ये एक तरह का प्रेसिपिटेट भी होता है बच्चों, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होता है, मतलब जो पानी में नहीं घुलता, ठीक है। अच्छा नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, तो BaSO4 होता है और KCl के साथ जाएगा, नहीं KCl, दोनों की वैलेंसी है ना, तो ऐसी रहेगी। सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है,
पोटेशियम दोनों दो है, मतलब यहाँ पे अगर 2 लगा दिया तो एक तीर से दो निशान है, मतलब दोनों के दोनों बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से हमारा चारों के चारों इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं इसमें क्या। देखो इसमें वैसे बैलेंस तो इसमें भी करना है, लेकिन इसमें बताना ये है कि जनरली ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा, मतलब कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन से ये बिलोंग कर रहा है। तो मैं पढ़ता हूँ पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इन ईच केस। ओके, तो पहला है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड फर्स्ट पार्ट है, पोटेशियम ब्रोमाइड होता है बच्चों KBr, ब्रोमीन से ब्रोमाइड बना है। और उसके बाद है बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड यानी BaI। ठीक है, अच्छा I2 लगेगा क्योंकि बेरियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। ठीक है बच्चों, अच्छा एरो के बाद क्या बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दोनों मेटल है बच्चों, तो क्या लगेगा Ki के साथ आएगा, मतलब Ki। ठीक है, दोनों की वैलेंसी 1 है, प्लस में BaBr2 क्या बनेगा, BaBr2। अच्छा इसको बैलेंस करना है, बहुत ईजी। देखो Ba एक भी, अच्छा एक लाइन से करते हैं स्टार्ट। K एक है, ठीक है, Br यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Br2 है, तो सिंपल है यहाँ पे 2 लगाना, सॉरी यहाँ 2 नहीं लगाना पड़ेगा, इस साइड 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा जैसे ही 2 लगाया तो पोटेशियम 2 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पे भी पोटेशियम 2 करना है, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अब आप चेक करो वापस से, और कुछ बड़ा घटा तो नहीं है, 2 पोटेशियम, बेरियम 1 है, सॉरी ब्रोमीन 2 ब्रोमीन, ठीक है, बेरियम 1 है, और कुछ है क्या, आयोडीन 2 है यहाँ पर, आयोडीन यहाँ पर भी 2 है आयोडीन। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने इसको भी बैलेंस कर दिया। अब ये कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन में, सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर किसी भी रिएक्शन में 2 कंपाउंड्स और दोनों में मेटल है तो समझ लेना यहाँ पर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये जो टाइप है उसमें क्या लिखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। तो इसका बी पार्ट कर लेते हैं हम लोग। ये क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हो शॉर्टकट में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है बी पार्ट में। देखो बी पार्ट में कहा जा रहा है जिंक कार्बोनेट एरो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट होता है बच्चों ZnCO3 एरो, मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन साफ साफ दिख रहा है। मैंने बताया आपको रिएक्टेंट में अगर एक ही कंपाउंड है और वो डिफरेंट कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है, मतलब ये डिकम्पोजिशन होता है। तो कह रहा है जिंक कार्बोनेट के बाद क्या क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सी बात है, जिंक ऑक्साइड ZnO और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऐसे ही आपने एक और रिएक्शन देखा होगा मेरे ख्याल से, CaCO3 था, CaCO3 तो CaO प्लस CO2 बनता है। ठीक है, अच्छा ये बैलेंस है कि नहीं चेक कर लो, एक जिंक यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, 1 और 2 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, मतलब हमारा ये इक्वेशन भी क्या है, बैलेंस्ड है। ये जाहिर सी बात है, यहाँ पे हीट लिखा रहता है, ध्यान रखना। क्या है ये बच्चों, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा ये जो बी पार्ट है ये भी हो चुका है। ठीक है, अब इसमें सी और डी दोनों देख लेते हैं, यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, चलिए सी और डी पार्ट दोनों देख लेते हैं। कोई भी डाउट हो कहीं पर फटाफट कमेंट करके पूछ ले। ठीक है, सी और डी टाइप। सी में क्या, हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन और बना रहा हाइड्रोजन क्लोराइड। सी पार्ट है इसका, हाइड्रोजन मतलब H2, क्लोरीन मतलब Cl2। क्या बना रहा बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। सिंपल है, देखो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। क्लोरीन, अच्छा एक तीर से 2 निशान हो गया, क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2, यहाँ पे क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2, मतलब ये हो गया। अच्छा ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों, 2 बन रहे हैं और 1 मिल रहे हैं, मतलब मैंने बताया भी था प्रोडक्ट साइड में अगर एक कंपाउंड हो तो मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो कौन सा रिएक्शन है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा डी टाइप में क्या कर रहा है बच्चों, डी पार्ट में क्या कर रहा है, डी पार्ट में कह रहा है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है सर, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है बच्चों, यही लिखा हुआ देखो HCl। ठीक है, क्या बनेगा, Mg H को डिस्प्लेस करेगा क्योंकि H कम रिएक्टिव है, Mg ज़्यादा रिएक्टिव है, MgCl के साथ आएगा, मतलब क्या हो जाएगा MgCl2 प्लस में H2। ठीक है बच्चों, अच्छा Cl एक, अच्छा एक लाइन से करते हैं, Mg एक है, ठीक है। क्लोरीन, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने, 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 क्लोरीन ऑलरेडी हो गया, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन, मतलब हमारा जो इक्वेशन है ऑलरेडी बैलेंस्ड हो चुका है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, सिंपल है, Mg ने H को डिस्प्लेस किया है तो इसलिए यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नहीं आया है तो भी लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ से जो है इसके कोई पार्ट्स नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग फटाफट करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ जब तक। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए आप लोग जरा, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन समझो, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से। व्हाट डज वन मीन बाय द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, पहले तो मीनिंग पूछ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, एग्जांपल से समझा दो, सिंपल सी बात है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन पहले पूछा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मतलब क्या होता है, हीट, सॉरी निकलना, तो एक्सो मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब एग्जिट होना, थर्म मतलब हीट, मतलब हीट का एग्जिट होना, हीट का एग्जिट होना, मतलब अगर किसी रिएक्शन से हीट एग्जिट हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, तो हम कहते हैं कि ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड या एनर्जी इज रिलीज्ड भी आप लिख सकते हो, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एग्जांपल क्या दे रहे हैं बच्चों यहाँ पर, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल आप देख सकते हो कि यहाँ पर से मैंने ले लिया मैंने लिया CaO कैल्शियम ऑक्साइड, बहुत ही फेमस रिएक्शन है। मैंने इसके अंदर मिला दिया पानी, और जैसे ही पानी मिलाते हैं क्विक लाइम, एक्चुअली क्विक लाइम आपको पता होगा, और क्विक लाइम में जैसे हमने वाटर मिलाया तो वाटर मिलाते ही ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी स्लैक लाइम बना लेता है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें से क्या निकलता है बच्चों, हीट निकलता है। तो ये जनरली हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हीट जब हीट निकलेगा तो राइट साइड में प्लस हीट लिखेंगे, या कुछ ऐसा ट्रायंगल सा भी बना देते हैं, इसका मतलब ये हीट होता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक है हमारा अपना जो है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन बच्चों, इसमें भी बिल्कुल सेम चीज क्लियर है। एंडो मतलब ई मतलब ई एन मतलब एंटर होना, थर्म मतलब हीट, मतलब ऐसा रिएक्शन में हीट एंटर होने का मतलब हीट हम उसके अंदर कंज्यूम करते हैं, मतलब हीट उसके अंदर हमें देना पड़ता है, ऐसा रिएक्शन इसमें हीट देना पड़े आपको। मतलब क्या है भाई, ऐसा तभी होता है ना जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, जिसमें हमें एनर्जी लगानी पड़े, अपनी हीट देनी पड़े, है ना। वो एनर्जी किसी फॉर्म में हो सकता है। तो मैंने लगाया CaCO3 जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, इसको अगर मैं हीट देता हूँ बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये क्या होता है बच्चों, ब्रेक हो जाता है। आपने डिकम्पोजिशन में इसका एग्जांपल पढ़ा भी होगा, CaO प्लस में CO2 में ब्रेक हो जाता है, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। ये एक मेथड है जिससे आप क्विक लाइम बनाते हो। ये भी क्वेश्चन अगर कभी पूछ लेता है कि हाउ टू फॉर्म द क्विक लाइम कैसे बनाया जाता है, तो आप कह सकते हो बाई हीटिंग द कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जनरली कहाँ पाया जाता है, सबको पता है, मार्बल में, चॉक पाउडर में, एगशेल में, इन सब में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। आपको घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये था आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और आपने इसका एग्जांपल भी देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था एक्चुअली, ये था क्वेश्चन नंबर 9 था बच्चों, सॉरी क्वेश्चन नंबर पहले लिखना होता है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, What is the respiration? Why is the respiration considered an exothermic reaction and explain? भाई सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप बताओ रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला गया। देखो सबसे पहले तो आपको ये बताना है रेस्पिरेशन होता क्या है। वी नो दैट द रेस्पिरेशन इज द रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ये लिख दिया आपने, ठीक है, फुल स्टॉप डाल देना है। अब इसमें ये लिखना है कि वी नो दैट द एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपने कि पहले तो ये बताया रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन क्या है, एनर्जी का रिलीज होना बाय द प्रोसेस ऑफ या बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और इसमें से एनर्जी रिलीज होता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। और जब रिलीज होती है एनर्जी, तो एनर्जी रिलीज होता है जिस रिएक्शन में, उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो नीचे जो है ना आप इसका रिएक्शन भी लिख सकते हो अगर आपको आता हो तो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रेस्पिरेशन का, जैसे C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है बच्चों। इसमें जैसे ही O2 जनरली ऐड होगा, तो O2 ऐड होते ही क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बनता है वाटर, और उसके बाद बनता है एनर्जी, ठीक है। क्या बनता है, एनर्जी। इस तरह से इसका रिएक्शन है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। तो ये हमारा जो रेस्पिरेशन है उसका रिएक्शन है। ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये हमारा था क्वेश्चन नंबर, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर था बच्चों 10, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 11 को ध्यान से पढ़िए जरा आप लोग, 11 को ध्यान से पढ़िए। क्या है 11 क्वेश्चन, खुद से तरह अंदाज़ा लगाओ, क्या पता अंदाज़ा सही हो आपका, लगा के देखो। मैं तो बताऊँगा ही अभी, ठीक है, फिर भी आप लगा के देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा कि वाई आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट द इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शंस। कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन उल्टा है। सिंपल सी बात है, इसमें दोनों के बारे में लिख दो कि वी नो दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच द सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू द 2 or more substances. One substance is broken down into the 2 or more substances. But in the combination reaction, 2 or more substances are combined to form a single substance. So this is called combination reaction. आप इसको एक्सप्लेन करो और दोनों का एक प्यारा सा एग्जाम्पल लिख दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले लिखना कॉम्बिनेशन का, तो लिख देना पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये है क्वेश्चन नंबर अपना 11। तो कॉम्बिनेशन का क्या होता है, C+O2, आसान वाला लिखो, गलत होने के चांसेस नहीं है। C+O2 CO2।
डिकम्पोजिशन का तो यहाँ लिख दो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उसके एग्जाम्पल लिख दो CaCO3, वही वाला एरो एरो हीट दिया और यहाँ पर लिख दिया CaO प्लस में CO। इस तरह से आपने क्या किया, दोनों के एग्जाम्पल लिख दिए, तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 12 पे। जो मैंने बोला उसको लिखते रहिएगा, ठीक है, अगर आपको नहीं याद है या आप एक बार उसको याद नहीं रख पाओगे तो लिखते रहना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है राइट one equation each for the decomposition reaction where the energy is supplied in the form of heat, light और electricity। मतलब decomposition reaction के 3 एग्जाम्पल लिखने हैं। हर एग्जाम्पल पे पहला एग्जाम्पल लिखना है जिसमें हीट का यूज करके हम तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं सब्सटेंस को। दूसरा एग्जाम्पल लिखने में लाइट का है ना यूज करके हम ब्रेक कर रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल लिखना है इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये डबल स्टार वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये डबल स्टार वाला क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉरी 12 है, 13 है, 12 है। ओके, तो 12 है क्वेश्चन नंबर। क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर कि हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है भाई। तो पहले मैं हीट के लिए यूज़ करता हूँ, पहले मैं हीट के लिए लिखता हूँ डिकम्पोजिशन। तो हीट के लिए तो मैं वही लिखूंगा सिंपल जो बार बार मैं लिखता हूँ, ताकि आपको ये याद रहे। हीट लिखना है एरो के ऊपर बच्चों, और हीट लिख करके यहाँ लिखना है CaO प्लस में CO2। और अगर मैं लाइट की बात करूं, लाइट की बात करूं तो बहुत फेमस रिएक्शन है। अगर मैं लाइट की बात करूं तो बहुत फेमस रिएक्शन है इसके लिए, क्या है, AgCl। AgCl, इसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा भी होगा। AgCl, जैसे ही AgCl पे सनलाइट पड़ती है, सिल्वर क्लोराइड जो है वो लाइट सेंसिटिव कंपाउंड होता है बच्चों। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, लाइट सेंसिटिव कंपाउंड होता है। जैसे सनलाइट पड़ती है इसके ऊपर, लाइट मतलब यहाँ पे सनलाइट की बात करते हैं, ठीक है। तो Ag और Cl ब्रेक हो जाता है, Ag प्लस में Cl2 बन जाता है, ठीक है बच्चों। और जनरली ये जो है इसको हम जो है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। फोटो या थर्मल डिकम्पोजिशन या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अच्छा, इस कंपाउंड को, ये जो कंपाउंड AgCl रखा हुआ है, इस कंपाउंड को जनरली हम लोग पता है क्या, उसमें डार्क बॉटल में रखते हैं ताकि सनलाइट से ये ब्रेक ना हो पाए, लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है इसीलिए, ठीक है। अब है अपना बच्चों इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देखो इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी के लिए लिखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के किसमें, अच्छा H2O में, सिंपल है, H2O वाला एग्जाम्पल ले लो। H2O को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो ये H2O ब्रेक हो जाता है बच्चों, H2 प्लस O2 में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इसको बैलेंस अप कर लीजिएगा। एक और एग्जांपल है, Al2O3 को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो बच्चों, Al2O3 को अगर आप क्या देते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो, तो ये Al प्लस O2 में ब्रेक हो जाता है। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जनरली हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। और एल्यूमिनियम कितना हो गया, 4, तो यहाँ पे 4, यहाँ 4 करना है, 4 एल्यूमिनियम, ठीक बच्चों। इस तरह से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है 12 के बाद 13 अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इसको मैं रेस कर देता हूँ जब तक 13 आप क्वेश्चन पढ़िए। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट, दोनों की डेफिनेशन लिख दो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसमें लिखना है द रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस द लो रिएक्टिव मेटल्स, राइट। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल सिंपल है, कोई भी एक एग्जांपल उठा के लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा Mg प्लस HCl, तो क्या हो जाएगा MgCl2, ठीक है, प्लस H2, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया जिसमें क्या हो रहा है, H को रिप्लेस किया जा रहा है मैग्नीशियम से, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इसमें लिखना है कि द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस। क्या लिख रहा है, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस। ये लिख करके नीचे एग्जाम्पल लिख देना। क्या लिखोगे एग्जाम्पल, जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2। देखो Na पे पॉजिटिव आयन होता है, Ba पे पॉजिटिव आयन होता है, दोनों मेटल है। SO4 पे नेगेटिव होता है, Cl पे नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके नेगेटिव को ले लेगा, और ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके नेगेटिव को ले, मतलब अपने आयंस को, जो चार्जेस होते हैं उसको एक्सचेंज करेगा बस। NaCl के साथ आ जाएगा, यहाँ हमारा लेगा NaCl, ठीक है, और यहाँ लगाना रहेगा BaSO4। इस तरह से जनरली एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा इसके बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी अपना हो चुका है। दिस वॉज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, सिंपल है, देखो। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, अच्छा सिल्वर की रिफाइन करने के लिए द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3 इज इन्वॉल्व, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डिस्प्लेसमेंट बाय द कॉपर मेटल,
सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को हटाने के लिए कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर मेटल का। तो सिंपल है, इसके लिए इक्वेशन लिखना, जस्ट राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, ठीक है। तो रिएक्शन लिखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 लिखते हैं। इसको Ag अलग करने के लिए इसका रिएक्शन करवाया जाता है किससे, कॉपर मेटल के साथ। करवा देते हैं सर, क्या बनता है बताओ, Cu ज़्यादा रिएक्टिव, Ag कम रिएक्टिव, Cu Ag को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब Cu इसमें क्वेश्चन में कह भी रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, कॉपर की वैलेंसी 2 होती है इसीलिए Ag को प्लस में लिख देंगे यहाँ पर Ag, दिस इज Ag। इस तरह से जनरली हम कह सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सिंपल था, बहुत ही ज़्यादा, खाली इसमें रिएक्शन लिखना था और कुछ भी नहीं लिखना था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। और प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट्स आर दो सब्सटेंसेज विच डज नॉट डिसॉल्व इनटू द वाटर, इट सेटल डाउन इन द बॉटम। मतलब क्या होता है सर, एक रिएक्शन ऐसा करवाएंगे जिसमें क्या होता है कि एक प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट नीचे बैठ जाएगा, मतलब जो सॉल्यूशन होता है उसके जस्ट बॉटम में आके बैठ जाएगा, वो घुलेगा नहीं। जैसे मिट्टी नहीं बैठ जाता नीचे या फिर सैंड नहीं बैठ जाता, वैसे ही बैठ जाता, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेट। और ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। क्या है एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया। देखो आपके सामने एग्जाम्पल लिखा भी हो, देखो ये एग्जाम्पल सेम, ये एग्जाम्पल लिखूंगा मैं, Na2SO4 प्लस BaCl2। क्या हो जाएगा बच्चों, BaSO4, आप आगे पीछे लिख सकते हो BaSO4 को पहले, इसको बाद में, ठीक है, प्लस NaCl, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो BaSO4 है बच्चों, ये अपना प्रेसिपिटेट होता है बच्चों। BaSO4 इज द प्रेसिपिटेट विच डज नॉट डिसॉल्व इनटू द वाटर। तो लिख सकते हो नीचे BaSO4 इज द प्रेसिपिटेट। तो जो डेफिनेशन बोला वो डेफिनेशन लिखना है और इस तरह से ये एग्जाम्पल लिख के आ जाना है, ताकि आपको जो फुल मार्क्स मिल सके, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इसको मैं हटा दूं, इरेज कर दूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ द गेन और लॉस ऑफ द ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल्स। अच्छा जी, सबके 2-2 एग्जाम्पल देने हैं आपको, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो करते हैं ऑक्सीडेशन। पहला क्या है, ऑक्सीडेशन, क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और दूसरा क्या है अपना, दूसरा है रिडक्शन। दूसरा क्या है, रिडक्शन। दो एग्जाम्पल। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल सी बात है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल है बच्चों, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, इसमें एग्जाम्पल लिखता हूं मैं आपको, CO2 प्लस में H2O, CO2 प्लस में H2, क्या हो जाएगा बताओ, CH2O बना लेगा और प्लस में C। इस तरह से जो हमारा इक्वेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, CO प्लस में H2O। CO एक्चुअली CO होता है कैल्शियम और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। आपने देखा कि हाइड्रोजन में क्या था, ऑक्सीजन नहीं था, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन इससे गेन किया, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉरी गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, CuO प्लस H2, CuO प्लस H2। अच्छा, क्या बनाएगा यहाँ पे CO प्लस H2 में, या फिर इसको हम ऐसे लिख देते हैं, Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O ज़्यादा बेटर रहेगा, Cu प्लस में H2O। क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, CuO बना लेगा और प्लस में बनाएगा H2। अच्छा, यहाँ पर बताओ क्या हो रहा है, Cu में ऑक्सीजन नहीं था, Cu में ऑक्सीजन नहीं था, तो क्या हो जाएगा, Cu को वापस ऑक्सीजन मिल गया। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है बच्चों, ये जो प्रोसेस है, ये गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये भी अपना जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगा। अब रिडक्शन के लिए क्या कर सकते हैं सर, रिडक्शन के लिए देखो यहाँ पे, रिडक्शन के लिए क्या है, यहाँ पर सेम एग्जाम्पल हम उठा सकते हैं, सेम एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रिडक्शन के लिए भी, CO2 प्लस में H2O, CO2 प्लस में H2, क्या हो जाएगा बच्चों, H2O प्लस में CO। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, मतलब ऑक्सीजन का क्या हुआ बच्चों, लॉस हुआ है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब ये रिडक्शन है। क्या हो रहा है बच्चों, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों, तो ये रिडक्शन है। अच्छा, एक और एग्जांपल सेम टू सेम उठा लेते हैं, Cu प्लस H2O, सेम एग्जांपल, सेम, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ, Cu प्लस H2O, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, H2O। अच्छा, तो CuO प्लस H2, आप बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, आप इसके पास ऑक्सीजन देख रहे हो, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी रिडक्शन हो गया। इस तरह से हम एग्जांपल दिखा सकते हैं किस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। मतलब ये बताना था कि ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो मैंने बता दिया गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। और रिडक्शन में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। दोनों का एग्जाम्पल देना था, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, है कि नहीं बताओ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था अपना, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 16 था, राइट।
ये क्वेश्चन नंबर 16 था, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 था ये हमारा, ठीक है। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं, इरेज करके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। आप क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए जरा, क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में, ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बात, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अ शाइनी, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 17, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग, ये डबल स्टार वाला क्वेश्चन, ये भी डबल स्टार वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 में, ठीक है 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, ठीक है, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड, ठीक है। अच्छा कह रहा है शाइनी ब्राउन, तो भाई जो एक्स है ना, वो पहली बात एक्स जो है वो कॉपर है, क्योंकि शाइनी ब्राउन जो एलिमेंट होता है जनरली वो मेटल होता है और वो होता है कॉपर। तो जब कह रहा है कि कॉपर जब क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो ये बना लेता है बच्चों CuO, ठीक है, क्या बना लेता है CuO, यहाँ इसको बैलेंस कर सकते हो CuO। जब ये CuO बनाता है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, जो CuO है ना, इसका कलर होता है ब्लैक, क्या होता है, इसका कलर होता है ब्लैक। सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक्स एक शाइनी ब्राउन एलिमेंट है और उसका जब ऑक्सीजन के साथ जनरली रिएक्शन होता है तो वो क्या कर लेता है, अब ब्लैक कलर बना लेता है सब्सटेंस, तो ब्लैक कलर सब्सटेंस को रहा है अपना CO, तो आंसर भी आपने लिख दिया, ब्लैक कलर जो होता है वो CO होता है। और जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या लगेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल लिखा था, मतलब यहाँ पे हीट लिखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल, बहुत ईजी है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल, सिंपल सी बात है, आयरन आर्टिकल को अगर पेंट अप्लाई नहीं करेंगे तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएगा मॉइस्चर के, और जब मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आएगा बच्चों तो क्या होता है, उस पर जो है जनरली रस्टिंग आ जाती है। तो रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट फ्रॉम द रस्टिंग वी पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल, वी पेंट ऑन द आयरन articles, right? We know that the air and moisture, due to the presence of air and moisture, the iron gets corroded, या iron gets its rusting on its surface, ठीक है। So to prevent from the rusting of the iron, we should paint on the iron article। ये आप आंसर लिख के आ सकते हो क्वेश्चन नंबर 18 का। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 18 भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 19 भाई, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश विद नाइट्रोजन। भाई सिंपल सी बात है, आप सबको पता है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, जनरली वो खाने के साथ रिएक्ट नहीं करता, या फैट या ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ऑक्सीजन कर लेता है। तो उसमें क्या लिखेंगे, वी नो दैट द नाइट्रोजन डज नॉट इजीली रिएक्ट विद द फूड आइटम्स और ऑयली एंड फैट आइटम्स, बट द ऑक्सीजन कैन इजीली रिएक्ट विद द ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड एंड कैन रेंसिड इट, रेंसिड मतलब होता है खराब कर देना, यहां तक लिख दिया रेंसिड इट। That is why nitrogen gas is flushed with the chips packet or oily and fat containing foods are flushed with the nitrogen gas in comparison to the, या फिर कह सकते हैं in place of the oxygen gas। हम इसलिए भरते हैं ताकि ऑक्सीजन गैस वहां से निकल जाए और नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन भरा हुआ रह जाए। आप किसी पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर दोगे, जाहिर सी बात है, तो उसमें से क्या मतलब उसमें जगह ही नहीं बचेगा, जाहिर सी बात है, तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया हमने। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ग्लास हमारे पास, और एक ग्लास में आप चाहते हो कि पानी मतलब कोई दूसरा लिक्विड ना हो, मान लो मैंने मिल्क भर दिया, अब मैं चाह रहा हूँ पानी ना आए उसके अंदर, सारी बात है उस ग्लास के अंदर कुछ ऑलरेडी भरा होना चाहिए, खाली रहेगा तो कुछ भी डाल सकते हो उसके अंदर, लेकिन भरा होगा ऑलरेडी तो कुछ नहीं आएगा। इसी तरह से एक पैकेट है जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर देंगे, कोई ऐसा गैस जो कम रिएक्टिव है, तो दूसरा कोई गैस उसके अंदर अब आ नहीं सकता, इसीलिए हम जनरली उसको बचा सकते हैं खाने को, है ना, रेंसिडिटी से। तो क्या पढ़ेंगे, टू प्रिवेंट फ्रॉम द रेंसिडिटी, ये भी आप लास्ट में लिख सकते हो, टू प्रिवेंट फ्रॉम द रेंसिडिटी ऑफ द फूड वी शुड फ्लश विद द नाइट्रोजन गैस टू द ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स, राइट, ये लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आते हैं 20 में, 19 में आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, 20 पे क्या है क्वेश्चन नंबर 20 भाई, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद द वन एग्जाम्पल सी। लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें कह रहा है कि कोरोजन और रेंसिडिटी दोनों को एक्सप्लेन करो। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोरोजन क्या होता है भाई, जब व्हेन मेटालिक सब्सटेंसेस आर केप्ट आउटसाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम, then the thick layer is coated on them, this thick layer is called the corrode and this process is called corrosion। क्या मतलब है सर, जब किसी मेटालिक बॉडी को, मेटल से बनी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो कॉपर हो, आयरन हो, कुछ भी हो, इससे बने ऑब्जेक्ट को अगर आप लास्ट है ना लॉन्ग टाइम तक बाहर छोड़ दोगे, बाहर है ना खुले में छोड़ दोगे मॉइस्चर एयर के कॉन्टैक्ट में, तो क्या होगा, उसके ऊपर ना एक थिक लेयर चढ़ जाती है, एक ना थिक मतलब मोटी लेयर चढ़ जाती है। जैसे मान लो ये कॉपर आइटम है फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, ये कॉपर आइटम है मान लो, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक थिक लेयर, ये आयरन है, इसके ऊपर थिक लेयर चढ़ जाएगा, तो इस लेयर का नाम होता है कोरोड और इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। इसका एक एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है बच्चों, एग्जांपल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन।
ये हो गया अपना कोरोजन डेफिनेशन के साथ। अब है रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है भाई, तो सिंपल सी बात है, व्हेन द फूड या फिर ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम्स और फूड आर केप्ट आउटसाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड बिकम्स चेंज। This process is called due to the oxidation of food. Due to the oxidation of food, this process is called what? Rancidity. This process is called rancidity. ये आप लिख के आ सकते हो। एग्जाम्पल में है कि when the fats or when the butter is kept outside for a long time, taste and smell of the butter becomes change. ठीक है, आप इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो। मतलब आप कोई भी खाने को रखते हो, फ्राइड राइस, फ्राइड है ना, या दाल को रख देते हो, किसी भी चीज़ को रख देते हो बाहर में, तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, जनरली उसका टेस्ट और स्मेल बिगड़ जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग रेंसिडिटी, यानी खाने का ख़राब हो जाना। इसको हम बचा सकते हैं, बहुत तरीके से बचा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। आप हो सकता है प्रिवेंशन पूछ ले आपसे, अब लिख सकते हो, हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, है ना, हम उसका टेम्परेचर बार बार चेंज कर सकते हैं, हम उस पर एक एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग लिख सकते हैं उसके अंदर। ओके एवरीवन, ठीक है, तो ये था अपना एक्सरसाइज क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, ताकि मैं इन सारे क्वेश्चंस को या जो भी आपके डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर कर सकूं। ऐसे ही हमारा जो ये सीरीज़ चलता रहेगा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, इंटेक्स और एक्सरसाइज आते रहेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियोज़ आती रहेंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर बने रहना चाहते हो तो प्लीज़ जल्दी से बटन को दबा लेना सब्सक्राइब के, और लाइक कर देना। लाइक करने से क्या होता है ना, वीडियो बहुत लोगों के पास पहुँचता है, जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपका एग्जाम चल रहा है कोई, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।